Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। आज जब हमें अपनी कोई बात कहनी होती है तो हमारे पास भाषा है, लिखने के लिए कागज़ है, इंटरनेट है, लेकिन सोचिए एक ऐसा वक्त जब इनमें से कुछ नहीं था, तब इंसान अपनी कहानी कैसे कहता होगा। आज हम उन्हीं पहले कहानीकारों के जासूस बनने वाले हैं। हम एक ऐसे समय में झांकने वाले हैं जब कहानियाँ शब्दों से नहीं बल्कि चट्टानों पर उकेरे गई चित्रों से कही जाती थी। आज हम एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट किताब के पहले अध्याय प्रागैतिहासिक शैल चित्र को ज़रा करीब से समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इस अध्याय को रटना नहीं बल्कि इसे यूपीएससी के नज़रिए से देखना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय से कैसे सवाल बनते हैं और क्यों बनते हैं। और इसके लिए हम एनसीईआरटी के साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्रों मतलब पीवाईक्यूज़ को भी अपने सुराख की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? हम इतिहास के किस दौर की बात कर रहे हैं जब ये चित्र बनाए गए? ये कहानी शुरू होती है पुराने पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल से। भारत में जो सबसे पुरानी चित्रकारी के सबूत मिलते हैं वो उत्तर पुरा पाषाण काल के हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। भारत में शैल चित्रों की पहली खोज 1867-68 में एक पुरातत्वविद आर्कीबोल्ट कार्लाइल ने की थी। एक मिनट, 1867-68 ये तो स्पेन की मशहूर अल्तामिरा गुफाओं की खोज से भी पहले की बात हुई। हम तो हमेशा से अल्तामिरा के बारे में ही सबसे पहले सुनते आए हैं। बिल्कुल, ये खोज अल्तामिरा से 12 साल पहले हुई थी। इससे पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस कला की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसकी खोज का इतिहास भी कितना पुराना है। बाद में कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा और घोष जैसे कई शुरुआती पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया और कई स्थल खोजे। तो इसका मतलब ये कोई एक दो गुफाओं की बात नहीं है, ये एक तरह से पूरे भारत में फैला हुआ एक फेनोमेना था। ये प्राचीन आर्ट गैलरी हमें कहाँ-कहाँ मिलती हैं? माऊ पहाड़ियों में लखुदियार नाम की जगह है। लखुदियार का मतलब ही है 1 लाख गुफाएं। वहां सुयाल नदी के किनारे चट्टानों पर चित्र मिलते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुबगलू, पिकलीहल और टेक्कलकोटा जैसी जगहें हैं। वहां नवपाषाण काल के मानव ने ग्रेनाइट की सख्त चट्टानों को अपने कैनवस की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन एनसीईआरटी की किताब इशारा करती है कि इस कला का असली खजाना तो मध्य भारत में छिपा है। आपने मध्य प्रदेश की विंध्य श्रृंखला का जिक्र किया। ये इलाका आज भी घने जंगलों के लिए जाना जाता है। क्या यही वजह है कि हमें यहाँ सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं? भीमबेटका को क्या यही बात खास बनाती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सबसे समृद्ध भंडार मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला और उत्तर प्रदेश तक फैली कैमूर की पहाड़ियों में मिलते हैं। और इसकी वजह वही है जो आपने कही, यहाँ का पर्यावरण। ये वो इलाके थे जहाँ घने जंगल, जंगली पौधे, फल और साल भर बहने वाले पानी के स्रोत थे। यानी पाषाण युग के इंसान के लिए रहने की एक आदर्श जगह। अच्छा। और इसी वजह से भीमबेटका इतना खास है। भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर ये जगह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ लगभग 800 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 में चित्र मौजूद हैं। ये सिर्फ कुछ गुफाएं नहीं बल्कि हजारों सालों की मानवीय कहानी का एक विशाल खुला संग्रहालय है। ये कमाल है कि ये चित्र पूरे भारत में फैले हैं। लेकिन क्या भीमबेटका के चित्र और लखुदियार के चित्र एक जैसे दिखते हैं, या क्या हम इन चित्रों को देखकर समय के साथ आए बदलावों को भी समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये चित्र एक जैसे बिल्कुल नहीं है। इनमें एक स्पष्ट विकास दिखाई देता है, जैसे किसी कलाकार की शैली समय के साथ बदलती है। हम इसे मोटे तौर पर 3 मुख्य कालों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है उत्तर पुरा पाषाण काल, यानी कहानी की शुरुआत। हाँ, और शुरुआत हुई बड़े भव्य चित्रों से। इस दौर के चित्र आकार में बड़े हैं और मुख्य रूप से रेखाओं पर आधारित हैं, जैसे किसी ने बस आउटलाइन बना दी हो। जैसे जानवरों जैसे बाइसन, हाथी, बाघ के विशाल चित्र। इंसानों को बहुत सरल छड़ी जैसी आकृतियों में दिखाया गया है। रंगों का इस्तेमाल भी दिलचस्प है। हरे रंग से नाचते हुए लोगों के चित्र और लाल रंग से शिकारियों के चित्र। तो शुरुआत एक तरह से जायंट के स्केचबुक जैसी थी, बड़े बोल्ड और सीधे साधे विचार। फिर क्या हुआ? क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव आया? इसके बाद एक क्रांति हुई।
मध्य पाषाण काल में कला का पूरा अंदाज ही बदल गया। और यही सबसे महत्वपूर्ण दौर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्र इसी काल के हैं। यहाँ चित्र अचानक छोटे हो गए। छोटे हो गए। हाँ, ऐसा नहीं था कि उनके पास बड़ी चट्टानें खत्म हो गई थी, बल्कि उनकी कहानी कहने का तरीका बदल गया था। मतलब वो अब एक जानवर का बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाने के बजाय पूरी कहानी एक ही फ्रेम में दिखाना चाहते थे, एक तरह से एक्शन मूवी सीन जैसा। बिल्कुल सही। यही सिनेमाई सोच की शुरुआत थी। अब विषयों में जबरदस्त विविधता आ गई है। शिकार के दृश्य सबसे आम हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक शिकारी और एक जानवर का चित्र नहीं है। अब पूरे समूह में शिकार करते लोग हैं, जिनके हाथों में भाले, तीर, कमान जैसे हथियार हैं। कुछ चित्रों में जानवरों को फंसाने के लिए जाल और गड्ढों का भी इस्तेमाल दिखाया गया है। इन चित्रों में एक पूरी रणनीति दिखती है। यानी ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि शायद उस समय की ट्रेनिंग मैनुअल भी हो सकती है। हो सकता है। इन चित्रों से समाज की झलक भी मिलती है। इंसानों को साधारण कपड़े और गहने पहने दिखाया गया है, और कभी-कभी तो विस्तृत टोपी या मुखौटे भी पहने हुए हैं, जो शायद किसी खास अनुष्ठान का हिस्सा रहे होंगे। एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाले चित्र का जिक्र है, जिसमें एक जानवर इंसान का शिकार कर रहा है। ये देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये उस समय के इंसान और प्रकृति के जटिल रिश्ते को दिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि वे खुद को हमेशा शिकारी या प्रकृति के स्वामी के रूप में नहीं देखते थे। वो जानते थे कि वो खुद भी शिकार बन सकते हैं। सच में? उस एक चित्र में वो डर, वो संघर्ष साफ झलकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चित्रों में जानवरों के प्रति कोमलता और प्रेम का भाव भी है, खासकर जानवरों के बच्चों के चित्रों में। तो ये सिर्फ शिकार का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को देखने का एक संतुलित नजरिया है। और तीसरा काल, ताम्रपाषाण काल। यहाँ कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। हाँ, ताम्रपाषाण काल तक आते आते मानव जीवन में काफी स्थिरता आ रही थी। खेती शुरू हो चुकी थी। अब के चित्रों में खेती करने वाले समुदायों से संपर्क के सबूत मिलते हैं। संपर्क, इसका मतलब दोस्ती और व्यापार था, या फिर संघर्ष और लड़ाई? शायद दोनों, क्योंकि इसी दौर के चित्रों में हमें पहली बार युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं। घोड़ों और हाथियों पर सवार लोग, जिनके हाथों में तलवारें और ढाल हैं, रथों का चित्रण। ये सब इस बात का सबूत हैं कि अब विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान और संघर्ष दोनों हो रहे थे। समाज ज्यादा जटिल हो रहा था, और ये जटिलता उनकी कला में भी उतर आई। इसी दौर में पीले और हरे जैसे नए रंगों का उपयोग भी आम हो गया। ठीक है, हमने क्या, कहाँ और कब की बात कर ली, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है कैसे। ये चित्र हजारों लाखों साल तक कैसे टिके रहे। ये किसी केमिकल चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने कौन से रंग और ब्रश इस्तेमाल किए होंगे? ये चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का विज्ञान था। उनकी आर्ट सप्लाई की दुकान उनके चारों तरफ फैली हुई थी। उन्होंने रंगों के लिए खनिजों को पीसा। लाल रंग के लिए हेमेटाइट, जिसे हम गेरू कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। हरे रंग के लिए कैल्सिडोनी नाम के एक हरे पत्थर का, और सफेद रंग के लिए शायद चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये तो कमाल का DIY है। मतलब उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ही अपनी आर्ट सप्लाई बना लिया। लेकिन सिर्फ पाउडर को चट्टान पर मलने से तो टिकेगा नहीं, उसे किसी चीज से चिपकाना तो पड़ा होगा। बिल्कुल। इन पिसे हुए खनिजों को पानी और किसी चिपकने वाले पदार्थ, मतलब बाइंडर के साथ मिलाया जाता था। ये पदार्थ जानवरों की चर्बी या पेड़ पौधों से निकला गोंद या राल हो सकता था। और ब्रश? वो भी प्रकृति से ही आए। पौधों के रेशों को इकट्ठा करके ब्रश बना लिए। ये दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण को कितनी गहराई से समझते थे और उसका इस्तेमाल करना जानते थे। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? उन्होंने ये चित्रपट बनाए ही क्यों? क्या ये सिर्फ सजावट थी, जैसे हम आज अपने घरों में पेंटिंग लगाते हैं? या फिर क्या ये संभव नहीं कि सिर्फ उस जमाने का ग्राफिटी हो? हम अक्सर बहुत गहरा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि शायद वो सिर्फ अपने आसपास की चीजें बना रहे थे, बिना किसी रस्म के। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और पुरातत्वविदों के बीच इस पर हमेशा बहस होती है। एक कारण तो यकीनन सजावट और अपने जीवन को रिकॉर्ड करना था, जैसे हम डायरी लिखते हैं या तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन इसे सिर्फ ग्राफिटी कहना शायद सही नहीं होगा। क्यों? क्या सबूत है कि इसका कोई गहरा मतलब था? सबूत हमें चित्रों की लोकेशन से मिलता है। एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि कई चित्र ऐसी जगहों पर हैं जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बिताते थे। कुछ चित्र गुफाओं में बहुत अंदर अंधेरे में हैं, और कुछ तो बहुत ऊंचाई पर या गुफाओं की छतों पर बने हैं, जहां उन्हें बनाना बेहद मुश्किल रहा होगा। अगर सिर्फ टाइम पास के लिए बनाना होता तो कोई इतनी मेहनत क्यों करता? इससे लगता है कि इन जगहों का कोई खास, शायद धार्मिक या अनुष्ठानिक महत्व था, जैसे कोई मंदिर या पवित्र स्थान। शायद वैसा ही कुछ। एक थ्योरी ये है
कि शिकार पर जाने से पहले किसी जानवर का चित्र बनाना एक सफल शिकार सुनिश्चित करने का एक अनुष्ठान था, एक तरह की सिंपैथेटिक मैजिक। ये प्रथा आज भी दुनिया के कुछ आदिम समुदायों में देखी जाती है। तो ये कला सिर्फ कला नहीं थी, ये उनके जीवन, उनके विश्वास और उनके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग थी। ये पूरी जासूसी बहुत दिलचस्प रही है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हमारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए सबसे अहम है। ये सारी जानकारी परीक्षा हॉल में कैसे काम आएगी? इस ज्ञान को प्रश्नों से कैसे जोड़ा जाए? बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा तरीका है यूपीएससी के दिमाग को पढ़ना, और वो हम पुराने प्रश्न पत्रों के जरिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2013 के प्रीलिम्स पेपर में रॉक कट वास्तुकला पर एक सवाल था कि इन 3 कथनों पर विचार करें। 1. बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं। 2. बराबर की रॉक कट गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। और 3. एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई। ठीक है, तो ये स्थल प्रागैतिहासिक नहीं है, ये ऐतिहासिक काल के हैं। फिर भी ये सवाल यहाँ प्रासंगिक क्यों है? ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि यूपीएससी की गुफाकला और वास्तुकला में गहरी रुचि है। वो इस पूरी परंपरा को एक सिलसिले के तौर पर देखता है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक। इस प्रश्न का तीसरा कथन, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गईं, सही था। और ये जानकारी हमारे एनसीईआरटी की किताब में साफ साफ दी गई है, जहां बताया गया है कि एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक, एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है, और दूसरा, यूपीएससी विषयों को अलग अलग नहीं बल्कि जोड़कर देखता है। इसका मतलब प्रागैतिहासिक कला बाद के कलात्मक विकास की नींव रखती है, और यूपीएससी ये देखना चाहता है कि अभ्यर्थी इस पूरी यात्रा को समझता है या नहीं। एकदम सही। इसी समझ को परखने के लिए यूपीएससी एक कदम और आगे जा सकता है। उसी 2013 के पेपर में भित्ति चित्रों मतलब म्यूरल पेंटिंग्स पर भी एक सवाल था, जिसमें अजंता, लिपाक्षी और सांची का जिक्र था। अब यूपीएससी क्या कर सकता है? वो प्रागैतिहासिक स्थलों को बाद के ऐतिहासिक स्थलों के साथ मिलाकर एक ट्रैप सवाल बना सकता है। जैसे कि? एक उदाहरण दीजिए। सोचिए, आपके प्रीलिम्स पेपर में एक कथन आता है, भीमबेटका के चित्रों में मुख्य रूप से जातक कथाओं के दृश्य हैं। अब जिसने ऊपरी तौर पर पढ़ा है वो कंफ्यूज हो सकता है कि भीमबेटका और अजंता दोनों ही गुफा चित्र हैं, तो शायद सही हो। लेकिन ये क्लासिक ट्रैप है, ये पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, जो बहुत बाद के काल की हैं, और उनके चित्र हमें अजंता जैसी जगहों पर मिलते हैं। भीमबेटका के विषय, जैसा हमने अभी चर्चा की, शिकार, नृत्य और उस युग के लोगों के अपने दैनिक जीवन से जुड़े हैं, ना कि किसी संगठित धर्म की कहानियों से। बिल्कुल, यूपीएससी इसी तरह की वैचारिक स्पष्टता को परखता है। तो अगर एक अभ्यर्थी को इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो जिन्हें वो कभी न भूले, तो वो क्या होंगी? एक तरह से इस जासूसी के अंतिम नोट्स। 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, प्रमुख स्थल और उनका स्थान। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, लघुदियार उत्तराखंड में, कुपगल्लू कर्नाटक में। मैपिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, समय रेखा और उसका विभाजन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण। और तीसरा, हर काल की कला की सबसे खास विशेषताएं। किस काल में चित्र बड़े और रैखिक थे, किस में छोटे और गतिशील हुए, और किस काल में युद्ध के दृश्य प्रमुख हो गए। अगर ये 3 चीजें दिमाग में स्पष्ट हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मदद मिलेगी। तो आज हमने हजारों साल पीछे की एक लंबी यात्रा की, लखुदियार की छड़ी जैसी आकृतियों से लेकर ताम्रपाषाण युग के जटिल युद्ध दृश्यों तक। और हमने ये भी देखा कि ये प्राचीन कला सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं का एक जीवंत और महत्वपूर्ण विषय है। ये सिर्फ क्या और कहाँ का सवाल नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे की गहरी समझ की भी मांग करता है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले किताब में एक ऐसी बात का जिक्र है जो मेरे दिमाग में अटकी हुई है। भीमबेटका में कुछ जगहों पर एक ही सतह पर चित्रों की 20-20 परतें मिली हैं, एक के ऊपर एक। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये 20 परतें क्या हैं? क्या ये एक ही कलाकार द्वारा अपनी गलती सुधारने या अपनी पेंटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश थी, या फिर ये अलग अलग पीढ़ियों द्वारा एक ही पवित्र कैनवस पर अपनी कहानियां कहने का एक तरीका था? एक ऐसा संवाद जो हजारों वर्षों तक चलता रहा। सोचिए, एक पीढ़ी ने शिकार का दृश्य बनाया, 100 साल बाद
अगली पीढ़ी ने शायद उसी चट्टान पर एक उत्सव का चित्र बनाया, और उसके भी कई 100 साल बाद किसी और पीढ़ी ने युद्ध। वो चट्टान एक लिविंग कैनवस बन गई। एक ही दीवार पर समय की इतनी सारी परतें, ये सोचना ही अद्भुत है। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज हमें उस दीवार पर अपनी कहानी चित्रित करने का मौका मिले, तो हम कौन सी कहानी बनाएंगे? इस तरह के और गहन विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.